खबरों से आगे में आज शाम अमरीकी इमदाद के निज़ाम में तजवीज़ करदा इस्लाहात पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए क्या मानी रखती हैं। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ईद और पाकिस्तान डे मेला, और अब नाबीना अफराद भी गाड़ी चला सकते हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान को इस साल भी शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पेश नज़र वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आएँ। उधर पाकिस्तान के लिए 5 साला इमदादी मंसूबे कैरी लूगर बर्मन बिल के पेशकारों में शामिल रुकन कांग्रेस हावर्ड बर्मन ने हाल ही में अमेरिका के गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए गोल्डन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से एक मंसूबा पेश किया है, जिसमें अमरीकी इमदादी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए मुतल्लिका ममालिक के साथ शराकत दारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखती हैं, बता रही हैं आमना खान अपनी रिपोर्ट में। अमेरिका में 1961 में मंजूर किए जाने वाले एक कानून द फॉरेन असिस्टेंस एक्ट को अमेरिका के तमाम बैनुल-अक़वामी इमदादी प्रोग्रामों की बुनियाद तस्वुर किया जाता है, लेकिन अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान और उमूर खारजा कमेटी के रुकन हावर्ड बर्मन कहते हैं कि इस कानून में इस्लाह करने के जरिए अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली इमदाद को न सिर्फ मजीद मौसर बनाया जा सकता है, बल्कि इमदाद की फराहमी के अमल को मजीद शफाफ बनाया जा सकता है। बर्मन के मुताबिक इस तर्ज की इस्लाह का न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान समेत अमेरिका से इमदाद हासिल करने वाले मुल्कों को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। तजवीज़ करदा ये मनसूबा एक ज़्यादा मौसर और मुस्तैद इमदादी निज़ाम कायम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर अमरीकी इमदाद हासिल करता रहा है और उम्मीद है कि करता रहेगा। तो मुझे यकीन है कि हमारी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदादी प्रोग्राम की भी इस्लाह होगी और इसे पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सकेगा। गो के इस बिल में अमरीकी इमदादी निज़ाम के लिए मजमूई इस्लाहात और तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई हैं, ताहम मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी इसकी वजह से वो फ़वाइद ज़ाहिर होंगे जिनके वो अब भी मुंतज़िर हैं। 2002 से अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर के लगभग इमदादी रकूम मुख्तस की हैं, जिनमें से तकरीबन 14 अरब डॉलर फौज और सिक्योरिटी के लिए दिए गए थे, जबकि गैर फौजी माली इमदाद 6.5 अरब डॉलर के लगभग थी। तज्ज़ियाकार और नेशनल जर्नल नामी जरीदे से मुंसलिक जेम्स गिटफील्ड कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं। इसकी वजह से ताल्लुकात ने एक ऐसी सिमत इख्तियार की है जो मेरे नज़दीक पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं। मेरा ख्याल है कि अब अमरीकी ओहदेदारों को भी ये समझ आने लगी है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए उन्हें वसअत देने की ज़रूरत है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस साल मुसलसल मुश्किलात का शिकार रहे हैं। रेमंड डेविस के CIA के लिए कॉन्ट्रैक्टर होने के इंकशाफात और एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पाकिस्तान का अपनी सरहद से अमेरिकी फौज के ट्रेनर्स और एहलकारों को निकाल देने के फैसले के बाद अमेरिकी दफ्तर खारजा ने तकरीबन 80 करोड़ डॉलर की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला किया। इससे जाहिर होता है कि गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में हकीकत में कितनी कशीदगी रही है। पाकिस्तान को पहले जैसी किस्तों में इमदाद पहुंचाने का अमल उस वक्त तक मुतासिर रहने का इम्कान है जब तक पाकिस्तान इन्हें अपने मुल्क में वापस नहीं आने देता। लेकिन जेम्स गिटफील्ड कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के तावन की ज़रूरत रहेगी। इनके मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद हिकमत अमली के लिहाज से पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत से मुश्तरका मफादात भी हैं, जिनमें पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना भी शामिल है। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के बाद अमेरिका ने मुस्लिम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी की ज़रूरत के तहत सिफारतकारी के मैदान को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिश की। सिफारती महाज को ज़्यादा मौसर बनाने वालों में अमरीकी सिफारतकार रायन सी क्रॉकर भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर तैनात किया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने उन चैलेंजेस पर बात की जो अफगानिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अमेरिका को दरपेश हैं। तफसीलात नदीम याकूब से। अफगानिस्तान में अमेरिका के मौजूदा सफ़ीर रायन क्रॉकर उन गिने चुने अमरीकी सफारतकारों में से हैं जो 11 सितंबर 2001 के बाद सफारतकारी के मैदान में हर तरह से सरगर्म रहे हैं। सन 2001 में तालिबान के दौरे हुकूमत के खात्मे पर उन्होंने काबुल में एक बार फिर अमरीकी सफारतखाना खोला।
फिर वो पाकिस्तान और इराक में अमेरिका के सफ़ीर के तौर पर तैनात रहे। 11 सितंबर सन 2001 को वो न्यूयॉर्क में थे। I spent 5 years since 9/11. इन वाक़यात ने तब से अब तक मेरी ज़िंदगी और मेरे पेशे की नई राह मुतय्यन की है। मैंने तब से 5 साल इन मुल्कों में गुजारे हैं और मज़ीद कुछ साल यहाँ गुजारूंगा, क्योंकि 11 सितंबर जैसे वाक़यात फिर कोई नहीं देखना चाहता। शुरू में अमेरिका अफगानिस्तान की तामीर नौ और बहाली में ज़्यादा दिलचस्पी लेने से गुरेज करता रहा और उसकी तवज्जो तालिबान को इक़्तिदार से हटाने और अलकायदा के ख़ात्मे पर मरकूज़ रही। मगर कुछ ही सालों में ये वाज़ेह हो गया कि इदारों की तामीर नौ के बगैर मुल्क में वो खला बरकरार रहेगा जिसकी वजह से तालिबान अपनी महफूज पनाहगाहों से आकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करते हैं। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और गुज़श्ता इंतख़ाबात में सदर हामिद करज़ई के मुखालिफ सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला कहते हैं कि आलमी बरादरी और ख़ुद अफ़गान अवाम ने दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों पर तवज्जो ना देने, एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने और हुकूमत के अंदर बदउनवानी रोकने का मौका खो दिया है। These 3 factors. मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी यही वजूहात हैं। 10 साल गुजरने के बाद अफगानिस्तान में इदारों की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए थी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी संभालने के काबिल होना चाहिए था। अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद अमरीकी पॉलिसी ये थी कि तालिबान के मुखालिफ कबायली सरदारों और कमांडरों को रकम देकर साथ मिला लिया जाए। इनकी ज़्यादतियों पर से तवज्जो हटा ली गई, जिसकी वजह से नाकदीन कहते हैं कि वहाँ बदउनवानी को फ़रोग मिला। रायन क्रॉकर खुद जानते हैं कि जब इदारे तबाह होते हैं तो क्या होता है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में एक फाल्स सिविल सोसाइटी कायम होने तक सबको तहम्मुल से काम लेना होगा। Institutions take time to build. इदारों की तामीर में वक्त लगता है। इराक की तरह अफगानिस्तान में भी सिर्फ एक रहनुमा ही नहीं हटाया गया, बल्कि इनकलाब भी आया। पुराने हुकूमती ढांचे पाश हुए। तो ऐसी सूरत में रातों रात या 10 सालों में ऐसी वजारतें कायम करना मुश्किल होता है जो बिल्कुल सही तौर पर काम करें। उन्हें बनाने में वक्त लगता है, कानून की बालादस्ती कायम करने में वक्त लगता है, जिसका मतलब ये है कि चाहे इराक हो या अफगानिस्तान, बदउनवानी का इम्कान रहेगा और इससे निपटने के लिए संजीदगी से सोचना होगा। मगर सन 2014 तक नेटो अफवाज की वापसी के मंसूबे के ऐलान के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि तालिबान अब मगरबी अफवाज के जाने का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि इसकी एक वजह माजी का वो तजुर्बा भी है जो रूसी अफवाज के निकलने के बाद हुआ, यानी अभी वाज़े नहीं कि नेटो के जाने के बाद क्या होगा। ये एक मुश्किल जद्दोजहद है। अफगान अवाम का माजी का तजुर्बा, रूसी अफवाज का रातों रात इनखला, आखिरी टैंक, अफगान लोगों में वो याद अभी ताज़ा है। मगर साथ ही साथ अफगान हुकूमत ने अपने ही अवाम को तज़ब्ज़ब में डाले रखा। तो अफगान अवाम में गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला से लेकर उन्हें मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे देने की हिमायत तक मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। रूसी अफवाज के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो खला और खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी, उससे बचने के लिए अमेरिका और नेटो अफवाज उसी तरह मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील पर तवज्जो दे रहे हैं जैसे इराक में किया गया। रायन क्रॉकर कहते हैं कि दूसरी मर्तबा अमेरिका अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा और इस पैगाम को आम करना उनकी तरजीह है। To leave before the job is done. काम पूरा होने से पहले या अफगानिस्तान भर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी संभालने के काबिल होने से पहले वहां से निकलने का मतलब है कि तालिबान की वापसी का खतरा मौजूद रहेगा। इसलिए 10 साल गुजरने के बाद भी हमें सब्र से काम लेना होगा। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि अफगानिस्तान और इसके पड़ोस पाकिस्तान में हालात दुरुस्त हों ताकि 10 साल पहले जैसे वाक़यात दोबारा ना हो सकें। अमेरिकी सफ़ीर की तरह अफगानिस्तान में काम करने वाले दीगर अमरीकियों का कहना भी यही है कि 10 साल पहले के वाक़यात आज भी अफगानिस्तान में उनके काम का मुहर्रिक बने हुए हैं। फिल आयतनर के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। आज की टॉप स्टोरीज और उस पर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़िरा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक।
यहाँ पर एक ब्रेक और बसारत से महरूम अफराद को गाड़ी चलाने में मदद देने वाली टेक्नोलॉजी पर एक रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अमरीकी सदर बराक ओबामा कौमी मईशत की रफ्तार तेज करने और 2 बरसों से जारी बेरोजगारी की ऊंची शरह को नीचे लाने के लिए हाल ही में पेश किए गए अपने 4 खरब 47 अरब डॉलर के मंसूबे पर राय आमा हमवार करने के लिए मुख्तलिफ अमरीकी शहरों का दौरा कर रहे हैं। इस मंसूबे में ऐसी माशी सरगर्मियों की हौसला अफजाई के इकदाम तजवीज़ किए गए हैं जिनके नतीजे में रोजगार के नए मौके पैदा हो सके। अमरीकी हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से मंसूबे पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जबकि डेमोक्रेटिक अरकान इसे मुल्की मईशत को संभाला देने की एक नई और संजीदा कोशिश करार दे रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक मुनक़सिम कांग्रेस के सामने रोजगार फराहम करने से मुतल्लिक अपना लाहे अमल पेश करने के बाद सदर बराक ओबामा आम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वर्जीनिया के रियासती दारुल हुकूमत रिचमंड का दौरा भी किया और लोगों से अपील की कि वो मुंतखब सियासतदानों को बता दें कि अब इक़दामात का वक्त है। ये वो वक्त नहीं कि सियासतदान अपनी नौकरियों की फिक्र करें, बल्कि इस वक्त उन्हें आपके रोजगार की फिक्र करनी चाहिए। अब अमरीकियों को रोजगार फराहम करना होगा और इसके लिए इक़दामात करने होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदर ओबामा के लहजे की सख्ती को सराहा गया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अरकान की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। कांग्रेस के स्पीकर जॉन बेनर ने सदर ओबामा की तजावीज़ पर सोचने का इंदिया दिया है, मगर रिपब्लिकन पार्टी के लिए 2012 के मुमकिना सदारती उम्मीदवार रिक पेरी का कहना है कि तकरीबन 450 अरब डॉलर का प्लान आगाज से पहले ही खत्म हो जाएगा। मिच मकानेल अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन लीडर हैं। सदर की मुआशी पॉलिसियों की मुखालफत की बहुत सादा वजह यह है कि उनसे कोई फायदा नहीं, इसकी वजह सियासत हरगिज नहीं। बाज़ माशी माहिरीन इससे इत्तफाक नहीं करते और कहते हैं कि टैक्स मराहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात के जरिए 20 लाख नए रोजगार फराहम करके बेरोजगारी की शरह को 1% कम किया जा सकता है, मगर वाशिंगटन के एक कदामत पसंद थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जॉन मैकन के मुताबिक ये आर्जी हल है। सदर ने जिस हंगामी इमदादी मंसूबे की बात की है, इसका एक मसला यह है कि जब ये इमदाद जारी की जाती है तो मईशत फौरन बेहतर होने लगती है, और जब आप ये रकम वापस निकाल लेते हैं तो मईशत फिर से मसाइल में घिरने लगती है। मगर सदर ओबामा की जानिब से रोजगार के नए मंसूबे के ऐलान के बाद भी न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर कोई खास मस्बत असर देखने में नहीं आया, बल्कि यूरोप की माशी सूरत हाल के बायस इसमें तेजी से मंदी का रुझान देखा गया। सियासी तज्जियाकार जॉन फोर्टियर का ताल्लुक बायपार्टिजन पॉलिसी सेंटर से है। वो कहते हैं कि टैक्स मराहत को बाज रिपब्लिकन हलकों की जानिब से सराहे जाने के बावजूद सरमायाकारों को ये यकीन नहीं कि कांग्रेस इस मंसूबे को पास कर देगी। ये सोचना कि रिपब्लिकन अराकीन की अक्सरियत वाली कांग्रेस इन मामलात पर सदर से इत्तफाक कर लेंगे जिन पर पहले उनके दरमियान इख्तलाफ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस एरिक कैंटर ने कहा है कि उनकी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सदर अपनी हर तजवीज़ को मानने पर जोर न दें। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में अगले सदारती इंतखाब के करीब आने की वजह से दोनों जमातों के दरमियान किसी समझौते तक पहुंचना आसान न होगा। और अमेरिका में रोजगार पैदा करने की नई कोशिशों के बाद अब जिक्र साइंस की एक नई ईजाद का। एक अमेरिकी कंपनी ने एक मकामी यूनिवर्सिटी वर्जीनिया टेक के इश्तराक से एक ऐसा आला तैयार किया है जिसकी मदद से अब बसारत से महरूम अफराद भी गाड़ी चला सकेंगे। ये आला किस तरह काम करता है और गाड़ी चलाने वाले अफराद को क्या मदद फराहम करता है, ये जानने के लिए देखते हैं अब्दुल अजीज खान की रिपोर्ट। डेटोना के मशहूर रेस ट्रैक पर ये गाड़ी चलाने वाला शख्स दोनों आंखों से नाबीना है। जो गाड़ी ये चला रहा है वो वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी ने टॉक टेक्नोलॉजीज नामी कंपनी की मदद से बनाई है। माइकल फ्लेमिंग टॉक टेक्नोलॉजीज के सदर हैं। उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में लगी हुई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ये वही गाड़ी है जिसे हम और आप रोज घर से दफ्तर ले जाते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इसमें नस्ब होकर वो फैसले करती है जो गाड़ी चलाते वक्त हम और आप करते हैं।
اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ گاڑی میں ایسے سینسرز لگائے جائیں جو اس کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو محسوس کر سکیں۔ گاڑی کے سامنے بہت سے سینسرز لگے ہوئے کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی گاڑی کے نیچے یہ جو 2 لائٹ آر سینسرز ہیں، یہ سامنے آنے والی رکاوٹوں کا فاصلہ ناپ رہے ہوتے ہیں، اور یہ عمل 1 سیکنڈ میں لاکھوں بار کرتے ہیں۔ جب نابینا ڈرائیور کے سامنے رکاوٹیں پھینکی جاتی تھیں تو یہ سینسرز ان کو فوراً محسوس کر لیتے تھے۔ اس کے بعد یہ معلومات یہ وائبریٹنگ گلو اور سیٹ کے نیچے رکھی ہوئی اس پیڈ کی مدد سے ڈرائیور تک پہنچاتے تھے۔ یہ سسٹم ابھی اپنے تجرباتی مراحل میں ہے اور فی الحال اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے شاید بہت کم لوگ ہی خرید پائیں۔ ابھی اس سسٹم کی قیمت لاکھوں ڈالر ہوگی کیونکہ ایسے صرف 1 یا 2 سسٹم ہیں۔ آنے والے دنوں میں جب یہ ہزاروں کی تعداد میں بنیں گے تب وہ پرزے جو تقریباً $10,000 کے ہوتے ہیں شاید $150 کے ہو جائیں، مگر قیمت کا انحصار تعداد پر ہی ہوگا۔ فی الحال دنیا میں ایسے نابینا لوگوں کی تعداد خاصی کم ہے جو گاڑی چلانا چاہتے ہوں، مگر مائیکل فلیمنگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ سسٹم نابینا افراد کے لیے فروخت ہو، اسے عام افراد استعمال میں لے آئیں گے۔ This isn't technology that you're going to see tomorrow, okay? But let me give you an example. And I've got a BlackBerry in my hand here. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بلیک بیری کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ ایک لحاظ سے اندھے ڈرائیور جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ان سینسرز کو سب سے پہلے آہستہ آہستہ گاڑیوں میں ڈرائیور کو خبردار کرنے کے لیے نصب کیا جائے گا۔ مگر فی الحال اس ٹیکنالوجی کی سب سے زیادہ حمایت نابینا افراد کی تنظیم نیشنل فیڈریشن فار دا بلائنڈ نے کی ہے۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ خبروں کی تلاش کے زمانے گئے، اب تو خبریں آپ کے پاس خود چل کر آ سکتی ہیں۔ کیسے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس نے یہ مشکل آسان کر دی ہے۔ اردو VOA نیوز لیٹر کی رکنیت حاصل کیجیے۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور ساری دنیا کی اہم اور تازہ خبروں کی سرخیاں روزانہ آپ کے سامنے۔ ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر جائیے اور نیوز لیٹر پر کلک کیجیے۔ وہاں اپنا ای میل کا پتہ درج کریں اور بس ہماری جانب سے آپ کے پتے پر خبروں کی فوری ترسیل شروع۔ خبروں کا انتظار اب آپ نہیں کریں گے بلکہ خبریں آپ کی منتظر رہیں گی، روزانہ اردو VOA سے۔ یہاں پر ایک بریک، اور کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں واشنگٹن کے مضافات میں منائے جانے والے پاکستان ڈے کی کچھ جھلکیاں۔ ویلکم بیک۔ امریکہ کے مختلف حصوں میں بڑی تعداد میں پاکستانی آباد ہیں جو اپنے وطن سے یکجہتی کا اظہار مختلف انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن اور ریاست ورجینیا میں گزشتہ 25 سال سے پاکستان ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سال 14 اگست رمضان المبارک میں آنے کے باعث پاکستان ڈے کی تقریبات بھی عید کے بعد منائی گئیں، اور ان تقریبات کی رونق میں عید کی مناسبت سے اس سال اضافہ بھی دیکھا گیا۔ مزید تفصیلات ورجینیا کے شہر سینٹرول سے ثاقب الاسلام کی رپورٹ میں۔ اس سال 14 اگست رمضان المبارک میں آنے کی وجہ سے امریکی ریاست ورجینیا میں پاکستان کا جشن آزادی اور عید کی خوشیاں رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک ساتھ منائی گئی۔ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی 25 سال سے اس میلے میں روایتی جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں۔ نوجوان اس موقع پر جشن آزادی کی مناسبت سے روایتی لباس پہنتے ہیں، جبکہ پاکستانی اشیاء کے رنگ برنگ سٹالز پر بھی خاصی گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے، اور پاکستان سے آنے والے فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سال میلے کی خاص بات میلے میں بعض امریکی سیاسی رہنماؤں کی شرکت بھی تھی۔
टिम केन रियासत वर्जीनिया के गवर्नर रह चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से गवर्नर का इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ आना खुशी और एजाज की बात है। ये इस मेले की 25वीं सालगिरह है और इतने बहुत से लोग जमा हैं। खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बढ़ रही है और कामयाबी हासिल कर रही है। बाबर लतीफ एक पाकिस्तानी अमेरिकन है और रियासत वर्जीनिया की एक मुकामी नशिस्त के लिए आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह के मौके बहुत अहम हैं। इस तरह अमरीकियों को यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में पता चलता है। हम आने वाली नस्ल को ये पैगाम दे सकेंगे कि सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है और हमारी सकाफत, रवायात और मजहब इस मुल्क के रवायात से मुख्तलिफ नहीं है। गुज़िश्ता 25 बरसों से अमेरिका में पाकिस्तान के नाम का ये मेला सजाने वाले जाहिद हमीदी कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि यहाँ की सियासत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ताकत को नुमायां किया जाए। हमने हमारा बुनियादी मकसद ये भी था कि लोगों में जज्बे वतनी पैदा करने के साथ साथ यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बताया जाए कि हमारी वोटर्स की हैसियत से क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है। यहाँ पर कितने मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन है। हमारा मुल्क वाहिद पाकिस्तान है। आपने देखा होगा कि अमरीकी फ़ौजी आते हैं, कलर पेश करते हैं, ड्रिल करते हैं, हर साल माशाल्लाह से ये काम करते हैं। यहाँ अमेरिका में भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी उसी जोशो खरोश से मनाया जाता है जैसा कि आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ पर भी उस जोश और जज्बे को जिंदा रखते हैं। मैं पाकिस्तान से दिली मोहब्बत करता हूँ और पाकिस्तान डे परेड पे मैं यहाँ के बाशिंदों को और सारे पाकिस्तान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना अच्छा लग रहा है कि अल्लाह मियां हमें और हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और खुश आबाद रखे। जब पाकिस्तान बना था हमारा तो उस वक्त कौम को मुल्क की ज़रूरत थी और आज पूरे मुल्क को हम सब की ज़रूरत है। तो ये तो एक खुशी है, सेलिब्रेशंस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए भी हम लोग उतना ही पुरजोश जो है जज्बा दिखाएं और उतना ही वालिहाना अंदाज में हम उसकी जो है बेहतरी के लिए काम करें और यकजहत होकर रहें। इस मौके पर मेले में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी फनकारों ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये हमेशा ऐसे ही लगता है, अमेरिका आते कभी ये नहीं लगता फ़र्क कि हम लोग किसी और मुल्क में आए हैं। यहाँ आते माशाल्लाह पाकिस्तानी और ऐसे बसे हुए हैं यहाँ पे और कि खुशी का तो चलो ये समा है, मगर इसके साथ साथ हम लोगों को उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ हालात ऐसे हैं, वहाँ इस तरह के शोज़ होते नहीं हैं। तो आई थिंक वी शुड रिमेंबर देम एंड वी शुड जस्ट प्रे टू गॉड के अल्लाह करे जल्द से जल्द ये हालात सही हों और हम दोबारा से वहाँ खुशियाँ मना सकें। वतन से दूर वतन से मोहब्बत के मेले सजाने वाले इन पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि उनके मुल्क में भी लोग इख्तिलाफात भुलाकर अमन और बर्दाश्त की रवायतों को दोबारा जिंदा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में लोग अब 11 सितंबर की तल्ख यादों को फरामोश करके एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख रहे हैं। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, सेंट्रलविल, वर्जीनिया। कोई अच्छी खबर? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की जानिब से एक नया सिलसिला। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुँचाएंगे। तो अगर आपको माशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, कोई अच्छी खबर? आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।